नमस्कार। आज हमारे सामने भारतीय संसदीय प्रणाली पर कुछ बहुत ही विस्तृत और साफ सुथरे नोट्स हैं। जी। हमारा मकसद है कि हम इन्हें सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि भारत की इस पावर फैक्ट्री को करीब से समझें। बिल्कुल। ये काम कैसे करती है, इसमें कौन लोग बैठते हैं और वे वहां पहुंचते कैसे हैं। हाँ। तो इन नोट्स के जरिए हम इस पूरी मशीन को कह सकते हैं पुर्जा दर पुर्जा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हम इसे किसी टेक्स्ट बुक की तरह नहीं देखेंगे, नहीं, एक बातचीत की तरह। हर नियम, हर प्रक्रिया के पीछे की जो वजह है उसे जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो जरूरी है। ये नोट्स एक बेहतरीन रोड मैप है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं भारतीय संसदीय प्रणाली की बुनियाद से। तो सबसे पहला सवाल यही है कि ये संसदीय प्रणाली है क्या। इन नोट्स का पहला बिंदु इसी पे है। देखिए, सबसे पहली और सीधी बात, भारत की संसद देश में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है, यानी सर्वोच्च विधायी निकाय। जी। दूसरी बात, हमारे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक संसद के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया गया है। अच्छा, पूरा एक सेक्शन ही इस पर है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका ढांचा, कार्यकाल, शक्तियां, सब कुछ। और सबसे अहम बात, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारी सरकार यानी कार्यपालिका वो संसद के प्रति जवाबदेह होती है। अच्छा। और इसी वजह से संसद हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के केंद्र में है। ठीक है, तो संसद ही देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है। पर इसमें होता कौन कौन है? नोट्स में एक डायग्राम है जो इसके 3 अभिन्न अंग बताता है। हाँ, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। मुझे ये हमेशा से थोड़ा अजीब लगता है कि राष्ट्रपति, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, हाँ, वो संसद का हिस्सा कैसे हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब हमारे सिस्टम के डिजाइन में छिपा है। अच्छा। ये व्यवस्था हमने ब्रिटिश मॉडल से ली है, जहां किंग इन पार्लियामेंट का सिद्धांत है। मतलब राजा या रानी संसद का हिस्सा होते हैं। अच्छा, तो भारत में राष्ट्रपति वही भूमिका निभाते हैं? एकदम सही। वो भले ही किसी सदन में बैठते नहीं हैं, लेकिन उनकी मंजूरी के बिना कोई भी विधेयक यानी बिल कानून नहीं बन सकता। तो उनकी सहमति आखिरी मोहर होती है? बिल्कुल, वो एक तरह से फाइनल चेक पॉइंट है। और उनकी क्या शक्तियां हैं? उनकी कई महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। वो दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाते हैं, जिसे समनिंग कहते हैं। ठीक है। सत्र खत्म होने पर प्रोरोगेशन यानी सत्रावसान की घोषणा भी वही करते हैं। और लोकसभा को भंग करना? वो भी। और जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत हो, तो वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं, जिसकी शक्ति कानून के बराबर होती है। जी हाँ। समझ गया। अब बाकी 2 अंगों पर आते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इनके कई नाम हैं, जैसे उच्च सदन, निम्न सदन। हाँ, और ये नाम इनके काम को दर्शाते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन या वरिष्ठों का सदन भी कहते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स। जी। इसका मुख्य काम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हितों का प्रतिनिधित्व करना है। ये सीधे जनता द्वारा नहीं चुनी जाती, इसलिए इसमें एक तरह की गंभीरता और स्थायित्व होता है। वरिष्ठों का सदन, ये नाम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई रिटायरमेंट होम हो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ बुजुर्ग नेता होते हैं या इसके पीछे कोई और गहरा मतलब है? वरिष्ठ का मतलब यहाँ उम्र से ज्यादा अनुभव और राज्यों के प्रतिनिधित्व से है। अच्छा। ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, इसलिए इसे देश के संघीय ढांचे का संरक्षक माना जाता है। और लोकसभा? वहीं दूसरी तरफ लोकसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य सीधे भारत की जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो ये सदन देश के लोगों की इच्छाओं का सीधा प्रतिबिंब है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। अब ये तो हो गई बनावट, पर संसद करती क्या है? नोट्स में इसकी 5 मुख्य भूमिकाएं बताई गई हैं। जी। पहली और सबसे मुख्य भूमिका है विधायी भूमिका, यानी कानून बनाना। ठीक है। देश को चलाने के लिए जो भी नए कानून चाहिए या पुराने कानूनों में बदलाव चाहिए, वो सब यही होता है। और दूसरी है कार्यकारी भूमिका, जिसका मतलब है सरकार के कामों पर नजर रखना। संसद सरकार से सवाल पूछकर, बहस करके, मतलब उसे जवाबदेही बनाती है। एकदम। सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, संसद का नियंत्रण रहता है। बिल्कुल। तीसरी है वित्तीय भूमिका। सरकार एक भी पैसा संसद की मंजूरी के बिना खर्च नहीं कर सकती। देश का बजट यहीं पास होता है। और चौथी भूमिका है घटक भूमिका। जी, ये बहुत बड़ी शक्ति है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति। और पांचवी?
5वीं है निर्वाचक भूमिका। जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य ही वोट डालते हैं। ठीक है, तो अब हम संसद के एक एक अंग को और गहराई से देखते हैं। शुरुआत लोकसभा से करते हैं, जिसे जनता का सदन भी कहा जाता है। बिल्कुल। इसकी संरचना कैसी है? लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। 550? जी। इनमें से 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। यहाँ एक बहुत जरूरी अपडेट है जिसे याद रखना चाहिए। वो क्या है? पहले राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के बाद इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। अच्छा, ये एक बड़ा बदलाव है। ये अब लागू नहीं होता? जी बिल्कुल। और लोकसभा के बारे में कुछ और रोचक तथ्य है, जैसे इसका गठन कब हुआ? हाँ, कुछ ऐतिहासिक बातें हैं। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा नाम इसे शुरू में नहीं मिला था। ये हिंदी नाम 14 मई 1954 को अपनाया गया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, लोकसभा का चुनाव। हम सब वोट तो डालते हैं, पर इसके पीछे की व्यवस्था क्या है? व्यवस्था बहुत सीधी और सरल रखी गई है। राज्यों में सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जी। इसका मतलब है कि हर भारतीय नागरिक जो 18 साल या उससे ज्यादा का है वो वोट दे सकता है, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या वहां भी यही तरीका है? हाँ, वहां भी यही तरीका है। संसद ने 1965 में एक कानून बनाया था, संघ शासित प्रदेश अधिनियम 1965। जी, और उस कानून से ये सुनिश्चित किया कि केंद्र शासित प्रदेशों से भी सदस्य सीधे जनता द्वारा ही चुने जाएंगे। तो मतलब पूरे देश में लोकसभा के लिए एक ही सिद्धांत है, जनता अपना प्रतिनिधि सीधे चुनेगी। बिल्कुल। ठीक है, अब एक और जरा जटिल विषय पर आते हैं। हर जनगणना के बाद सीटों का बंटवारा कैसे होता है? अनुच्छेद 82। हाँ, ये थोड़ा तकनीकी है, पर इसके पीछे का तर्क समझना जरूरी है। बताइए। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत हर जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनता है। जी, डेलिमिटेशन कमीशन। जी, इसका काम है 2 चीजें तय करना। पहला, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, और दूसरा, राज्य के भीतर उन सीटों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं क्या होंगी। ठीक है। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आया। वो क्या था? 70 के दशक में सरकार को लगा कि जो राज्य परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ, उनकी आबादी तो कम बढ़ रही है। सही बात है। तो अगर हम नई जनगणना के हिसाब से सीटें बांटते तो इन राज्यों की सीटें कम हो जाती और ज्यादा आबादी वाले राज्यों की बढ़ जाती। मतलब ये तो अच्छा काम करने की सजा देने जैसा होता। बिल्कुल। तो इसका हल निकाला गया 42वें संशोधन से, 1976 में। जी। इसने 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों की संख्या को साल 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया, रोक दिया। हाँ। बाद में 84वें संशोधन ने इस रोक को 2026 तक के लिए और बढ़ा दिया। अच्छा, तो आज भी जो सीटें हैं वो 1971 की आबादी के आधार पर हैं? बिल्कुल। हालांकि 87वें संशोधन ने ये जरूर कहा कि राज्य के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा 2001 की जनगणना के आधार पर हो सकता है, ताकि हर क्षेत्र में वोटरों की संख्या लगभग बराबर रहे। एकदम सही। वाह, ये तो सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक रणनीति भी है। अब लोकसभा के बाद राज्यसभा की संरचना को समझते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। अधिकतम 250? जी, जिसमें से 238 चुने हुए और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और अभी कितनी है? लेकिन वर्तमान में ये संख्या 245 है। इसमें 229 राज्यों से, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 मनोनीत सदस्य हैं। और जैसे हमने पहले बात की थी, ये एक स्थायी सदन है। जी, यानी ये कभी भंग नहीं होती। इसका चुनाव लोकसभा से बिल्कुल अलग है। यहाँ जनता सीधे वोट नहीं डालती। तो फिर इसके सदस्य चुने कैसे जाते हैं? इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक चुनते हैं। अच्छा, एमएलएस चुनते हैं। जी, और प्रणाली का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और तरीका है एकल संक्रमणीय मत। एक मिनट, एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सुनने में बहुत जटिल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपनी पसंद के उम्मीदवारों की रैंकिंग कर रहे हैं। मतलब पहली पसंद ये, दूसरी ये और तीसरी ये। बिल्कुल। अगर आपकी पहली पसंद वाले उम्मीदवार को जीत के लिए जितने वोट चाहिए
उससे ज्यादा मिल जाते हैं तो आपका अतिरिक्त वोट बर्बाद नहीं होता। तो वो कहाँ जाता है? वो आपकी दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा। और इसी तरह अगर आपकी पहली पसंद का उम्मीदवार हार रहा है तो भी आपका वोट आपकी अगली पसंद को चला जाता है। ये तरीका सुनिश्चित करता है कि ज्यादा से ज्यादा वोटों का सम्मान हो और छोटे समूहों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। ये तो बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। और जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं उनका क्या आधार है? राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को 4 क्षेत्रों के विशेष ज्ञान या अनुभव के आधार पर मनोनीत करते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि कुछ ऐसे विशेषज्ञ भी संसद में आएं जो शायद चुनाव लड़कर नहीं आ सकते, लेकिन देश को उनके ज्ञान की जरूरत है। इन नोट्स में दोनों चुनाव प्रणालियों की तुलना भी की गई है, मतलब लोकसभा वाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और राज्यसभा वाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व। जी, और ये तुलना समझना बहुत जरूरी है। FPTP जो हम लोकसभा चुनावों में देखते हैं वो बहुत सरल है। कैसे? पूरा देश छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। आप उम्मीदवार को वोट देते हैं और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, भले ही उसे 50% से कम वोट मिले हों। बिल्कुल, इसीलिए इसे विनर टेक्स ऑल कहते हैं। अब सवाल उठता है कि भारत ने FPTP क्यों चुना, जबकि PR ज्यादा न्यायपूर्ण लगता है? इसकी सबसे बड़ी वजह थी सादगी। अच्छा। आजादी के समय एक विशाल और विविधता वाले देश में जहां साक्षरता का स्तर भी अलग-अलग था, यह प्रणाली लोगों को समझाना और लागू करना सबसे आसान था। और ये स्थिर सरकारें भी देती हैं। जी, अक्सर बहुमत वाली सरकारें बनती हैं, जो देश के शुरुआती सालों में बहुत जरूरी था। लेकिन इसका कोई नुकसान भी तो होगा। बिल्कुल, इसकी कीमत यह है कि कई छोटी पार्टियों को मिले वोटों का सही प्रतिनिधित्व संसद में नहीं हो पाता। मतलब? हो सकता है एक पार्टी को पूरे देश में 10% वोट मिले, लेकिन सीटें एक भी ना मिलें, क्योंकि वो किसी भी एक सीट पर सबसे आगे नहीं आ पाई। जबकि PR सिस्टम में ऐसा नहीं होता। नहीं, वहां पार्टी को मिले वोट प्रतिशत के हिसाब से सीटें मिलती हैं, जैसा कि इजराइल या नीदरलैंड्स में होता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि सदस्य कैसे चुने जाते हैं, पर एक बार चुने जाने के बाद वे कब तक पद पर रहते हैं? दोनों सदनों के लिए नियम अलग-अलग हैं। हाँ, क्योंकि एक स्थायी है और दूसरा नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लोकसभा का कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 साल का होता है। यह एक अस्थायी सदन है। जी, इसे राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। और आपातकाल के दौरान? अगर देश में आपातकाल लगा हो तो इसका कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और राज्यसभा? राज्यसभा, जैसा कि हमने कहा, एक स्थायी निकाय है। ये कभी भंग नहीं होती। इसका सिस्टम बड़ा अनोखा है। जी, इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। तो इस तरह हर एक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का हो जाता है। एकदम सही। और ये सब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में तय किया गया है। अब अगर किसी को संसद का सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या शर्तें हैं, योग्यताएं और अयोग्यताएं क्या हैं? योग्यताएं सीधी साधी हैं। व्यक्ति भारत का नागरिक हो, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ले और उम्र की शर्त पूरी करे। उम्र क्या है? लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल है। और अयोग्यताएं? अयोग्यताओं की सूची थोड़ी लंबी और महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाएगा अगर वो सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो। लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी, ये शब्द मैंने कई बार खबरों में सुना है। जी, या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और अदालत ने ऐसा घोषित किया हो, दिवालिया हो या उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली हो। ये लाभ का पद तय करना क्या आसान होता है? नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं और इस पर अक्सर विवाद होते हैं। अच्छा। इसके अलावा एक और कानून है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, जिसमें कई और अयोग्यताएं बताई गई हैं। जैसे कि अगर कोई चुनावी अपराध या भ्रष्टाचार में दोषी पाया गया हो, ठीक है, या किसी भी अपराध में उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई हो। ये तो हाल में काफी चर्चा में रहा है। जी हाँ, या फिर अगर वो समय पर अपने चुनावी खर्च का हिसाब न दे पाए या भ्रष्टाचार के आरोप में सरकारी नौकरी से निकाला गया हो। ये नियम हमारी चुनावी प्रक्रिया को साफ सुथरा रखने के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल। अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, संसद के सत्र यानी सेशंस।
राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाते हैं और नियम यह है कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और भारत में कितना सत्र होते हैं साल में? भारत में परंपरा के अनुसार साल में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र जो फरवरी से मई तक सबसे लंबा होता है, फिर मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। यहाँ 3 और शब्द हैं जो अक्सर सुनने को मिलते हैं, सत्रावसान, स्थगन और साइन डाई। इनमें क्या अंतर है? ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन का मतलब है सत्र का समाप्त हो जाना। ये कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद संसद दोबारा तभी मिलती है जब राष्ट्रपति अगले सत्र के लिए बुलाते हैं। और स्थगन, एडजॉर्नमेंट? स्थगन का मतलब है बैठक को कुछ समय के लिए रोकना, कुछ घंटे, 1 दिन या कुछ दिनों के लिए। ये फैसला सदन के अध्यक्ष या सभापति लेते हैं। और ये तीसरा, साइन डाई? साइन डाई एक खास तरह का स्थगन है जिसमें सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, यानी अगली बैठक की तारीख बताए बिना। इन नोट्स के आखिर में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची भी दी गई है। क्या हमें इन सबको याद करने की जरूरत है? इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनके समूह को समझने की जरूरत है। मतलब? जैसे अनुच्छेद 79 से 88 तक संसद की मूल संरचना के बारे में बताते हैं, गठन, अवधि, योग्यता, सत्र। अच्छा, एक ग्रुप में? जी। और फिर अनुच्छेद 89 से 98 तक संसद के अधिकारियों के बारे में है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उनके काम, उनकी शक्तियां। तो ये अनुच्छेद मिलकर संसद की पूरी ऑपरेटिंग मैनुअल बनाते हैं? एकदम। तो ये थी हमारी भारतीय संसदीय प्रणाली की बनावट और कार्यप्रणाली की एक विस्तृत पड़ताल। जी। हमने इसके हर पहलू को इन नोट्स के सहारे क्रम से समझने की कोशिश की। जी। हमने ये तो समझ लिया कि ये व्यवस्था कागज पर कैसे काम करती है, पर अब सोचने वाली बात यह है क्या कि ये जटिल मशीनरी जिसमें इतने सारे नियम और प्रक्रियाएं हैं, एक आम नागरिक के जीवन को असल में कैसे प्रभावित करती है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संसद में पास हुआ एक कानून या वहां हुई एक बहस हमारे और आपके कल को कैसे आकार देती है? इस सवाल पर विचार करना इस पूरी जानकारी को और भी सार्थक बना देगा।